अब सियासी डांस। बीजेपी का नक्सल आतंकी राग। मदन दिलावर जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो कुख्यात है इस बात के लिए आग लगाने के लिए। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी ने लगाई आग। इसमें कई नक्सलियों से मिले हुए हैं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं। ये कई आतंकवादी संगठनों से ट्रेनिंग लेके आए हैं, ये नक्सलियों से ट्रेनिंग लेके आए हैं और वह लोग इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। डूंगरपुर को किसने डसा? सियासत में आरोपों के दौर तो कई आए पर सबूतों के कम ही आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। डूंगरपुर सफाई को लेकर समय समय पर सुर्खियां बनने वाला जिला, आंदोलन को लेकर कुछ दिनों तक लगातार हेडलाइंस में रहा, मानो चिंगारी ने दावानल का रूप ले लिया हो। जाहिर है जब सांप निकल ही गया तो लाठी भी खूब पीटी जाएगी। पीटी जा भी रही है जुबानी सियासी लाठी। ऐसे में सवाल यह है कि सियासी सड़क पर बेधड़क आरोपों के पीछे कहीं इलाके के वोट की चाहते तो नहीं छिपी? आज करेंगे इसी पर चर्चा। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, डूंगरपुर हिंसा, क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्या साजिश के तहत शांति में जहर घोला गया? सवाल नंबर 2, आज मदन दिलावर जी मीडिया के कैमरे पर आए और उन्होंने काफी सारे आरोप भी लगाए, बातें भी कहीं। सवाल यही है कि दिलावर की दलीलों का सबूत क्या है? और सवाल नंबर 3, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को वहां शांति बहाली में मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आग लगाने का काम किया और आग लगाने का ठीकरा भी उन्होंने मदन दिलावर पर फोड़ा है। तो कांग्रेस के जो आरोप हैं उसमें कितना दम है? और आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मदन दिलावर जी बीजेपी नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रामनारायण मीणा जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुनेश अरोड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मदन दिलावर जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और मदन जी पूछना चाहता हूं, गजब का इन्वेस्टिगेशन किया है आपने। आज काफी सारे पेपर्स लेकर भी आप बैठे थे जिसमें जाहिर तौर पर कोई ना कोई तथ्यात्मक या फैक्ट्स जो आपने फाइंड किए होंगे वो होंगे। कौन है, कहां जाते हैं, कहां से धन मिलता है, इस जानकारी का स्रोत क्या है सर? इस जानकारी का स्रोत है वहां की जनता, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता, वहां के लोग और ये लोग जहां जहां जाकर के आते हैं वो। इसलिए इसकी यदि उच्च स्तरीय जांच हो जाए और इनका नार्को टेस्ट हो जाए तो सब पता चल जाए कि यहाँ क्या, कहाँ गए थे, क्या होता है, क्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इन सब लोगों का जिनका मैंने नाम लिया सबको नार्को टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, हाँ, आपने काफी सारे नाम लिए। आपने विलाराम घोघरा, भंवर परमार, कांतिलाल आदिवासी, प्रोफेसर मणिलाल गरासिया, मांगीलाल निमाना, राजकुमार रोत, ये तमाम नाम आपने लिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया ट्रेनिंग लेने कहां जाते हैं, क्या जानकारी मिली आपको? ये झारखंड जाते हैं, जहां आपकी सरकार है। नक्सली ट्रेनिंग देने यहाँ आते हैं जहां आपकी जिसमें मैंने झारखंड मैंने 2-3 नाम आपको बताए थे। और ये बेलाराम, ये बेलाराम नाम का मैंने बताया है। ये और एक बताया दुर्गा शंकर पालीवाल। अच्छा, ठीक है। ऐसे कई नाम मैंने गिनाए हैं। वो इन सबका टेस्ट ये वहां जाते हैं, यहाँ से फंडिंग करते हैं, यहाँ के लोग उकसाते हैं। और इसका एक उदाहरण बताता हूँ। ये कहते हैं राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, आप जय जवाहर बोलो, हमारा इनसे कोई लेना नहीं है। और ये जो जय जवाहर नहीं बोलते हैं, ये जय जोहार बोलते हैं। इसका मतलब है कि हमें जीवन देने वाली प्रकृति की जय हो, और प्रकृति की पूजा में आप शायद कुछ गलत ढूंढ रहे हैं। क्या? जय जोहार जिसका मतलब है हमें जीवन देने वाली प्रकृति की जय हो, पूजा करना चाहिए। हम उसके पहले मेरी बात सुने। हमको बोलना चाहिए
अच्छा शब्द चयन किया होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये कहना चाहिए कि हम ये कहना कि श्री कृष्ण को नहीं मानना चाहिए और श्री राम को नहीं मानना चाहिए और मंदिरों को तोड़ना चाहिए, जिन्होंने कई मंदिर तोड़े, कई ध्वजाएं हटाई और संतों ने आंदोलन किया। क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे लगता है शायद किसी और राज्य की कहानी को राजस्थान से जोड़ रहे हैं। संस्कृति को मैं एक बात पूछ रहा हूँ मदन दिलावर जी, मैं समझ गया। जब आपने झारखंड शब्द का इस्तेमाल किया तो वो 1 साल पहले यूट्यूब पर एक वीडियो आया था, मेरे ख्याल से आप उसको भी कोट करना चाह रहे हैं, जिसमें राजकुमार रोध जी की काफी सम्मान के साथ उनका स्वागत सत्कार झारखंड में हुआ था। झारखंड में ये ट्रेनिंग कैंप्स में जाते हैं, नक्सल चीजें सीख कर आते हैं और फिर आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर झारखंड में आपकी सरकार ने ये सब वहां क्यों नहीं रोका? ये इंटेल राजस्थान तक आए, झारखंड में क्यों नहीं थे? ये है अब झारखंड में क्यों नहीं, वहां तो मैं वहां की बातें मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ लोग आते रहते हैं और यहाँ एक चिंतन बैठक करते हैं, ये उनकी चिंतक बैठक में होके आए हैं और फिर वहां से जब आते हैं तो ये उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करना चाहते हैं। एक गंभीर सवाल और है, और यहाँ एक गंभीर सवाल और है मेरा मदन जी, एक सवाल और, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर दूंगा। एक सवाल और जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बेहद सिंपल सा जवाब है। इतनी महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस इनपुट से भरपूर आपकी जानकारी कि आपने गृह विभाग के साथ एक अच्छे विपक्ष के तौर पर साझा की या आपने पहले प्रेस वार्ता की? नहीं, मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे इनपुट और पुलिस के पास ऑलरेडी हैं, ठीक है, ये लगातार मिलते रहे हैं और पुलिस इनका जो सीआईडी विंग है इस प्रकार की जानकारी देता रहा है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जो अभी भी जो आंदोलन हुआ था जो कांकरी टुकड़ी पर, उसमें वहां के लोग झारखंड के लोग थे, छत्तीसगढ़ के लोग थे, गुजरात के लोग थे, ठीक है, और विद्यार्थियों के नाम पर जो करेगी विद्यार्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, उसके 20% लोग भी वहां नहीं थे, ठीक है। तो काफी लंबे समय से इस तरह के इनपुट मिलते रहे हैं। रामनारायण मीणा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा सवाल आपसे बेहद सिंपल है कि अगर इस तरह के इनपुट मिल रहे थे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म की ट्रेनिंग लेकर लोग यहां पर आ रहे हैं, तो इससे पहले तो काफी लंबे समय तक उस इनपुट पर बीजेपी बैठी रही, कुछ नहीं किया, अब आप बैठ गए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कहां जा रहे हैं ये इनपुट्स? क्या हो रहा है इन इनपुट्स का? देखिए, प्रश्न सीधा साफ है। माननीय मदन दिलावर जी वरिष्ठ सदस्य हैं, विधानसभा के मंत्री भी रहे हैं, इनके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो बिना सही इंफॉर्मेशन के मदन दिलावर जी को ज्यादा बोलते कम बोलते हैं, चीज अलग। तो मदन दिलावर जी ने इसको तथ्य दिए हैं कि निश्चित तौर पर मंत्रालय से शेयर करेंगे और जिनकी कोई बीमारी है, यदि मानव ऐसा है और देश को कमजोर करना चाहते हैं, राजस्थान में किसी तरह की कोशिश करना चाहते हैं, तो बात नहीं, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, तो बात ये है, मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस ये कह रही है कि मदन दिलावर आग लगाते हैं और बीजेपी ने वहां पर भड़काने का काम किया और इतनी सारी चीजें वहां पर हुई, तो आप तो सरकार में बैठे हैं ना, आप तो कार्रवाई कर सकते हैं आग भड़काने वालों पर। कानून बने हुए हैं, कानून की धाराएं स्पष्ट हैं। बात सुन के तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्या बीच में बोल गए, मैं आपका सम्मान करने के लिए शांत हो गया, लेकिन पड़ोस में राज्य है गुजरात और ये सही है, चुनाव में भी वहां के लोगों का यहाँ प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में गुजरात सरकार के नहीं, मैं अपने सवाल को और साफ करते हुए आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो शख्स जिनके ऊपर दिलावर जी आरोप लगा रहे हैं, वेलाराम घोगरा, वो बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व में मेरे साथ डिबेट्स में वो लाइव भी जुड़े हैं। वेलाराम जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। आप नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं, नक्सलिज्म सीख के आते हैं, आपकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये अगर ये सब होता है तो कोई डर तो नहीं? नहीं, इनको देखिए, ये बीजेपी वाले हमको पहले जोहार मुद्दा चलाया इन्होंने, बीजेपी कांग्रेस ने, और फिर कटारिया जी ने झंडे का मुद्दा चलाया, फिर
बीटीपी के एमएलए को राशि देने की बात बीजेपी कांग्रेस ने चलाई, कोई सब मुद्दों में फेल हो गए, तब नक्सलवाद का मुद्दा ये लोग चला रहे हैं। सर कांग्रेस ने चलाई तो कांग्रेस का तो बीजेपी साथ दे रही है। इनके भाई कांग्रेस के एमएलए वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे इनका। इनके भाई कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्हीं से पूछ लो, इनका सारा चिट्ठा खोल देंगे। ये मदन दिलावर जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि कच्चा चिट्ठा कांग्रेस आपका खोल सकती है, कोई डर तो नहीं है? क्या कहना चाहेंगे, कोई रिएक्शन है आपका? हेलो। हाँ बेलाराम जी। हाँ बिल्कुल, कोई आपत्ति नहीं है, चिट्टे खोल दो, सब जो करना हो वो, ताकि आज तक आदिवासी को बेवकूफ बनाने वाले चिट्टे अपने आप खुलेंगे। करिए, आप चाहें जो कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। नहीं, उनका कहना है कि आप झारखंड विजिट करते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स में जाते हैं। अरे भाई, ये ट्रेनिंग कैंप तो उनको ही पता होगा, हमें तो पता नहीं। मैं तो पूरे देश और विश्व में घुमा हूँ, ये कहाँ ये जो कर रहे हैं यही जानते हैं। तो अगर जांच हो जाएगी तो कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे जांच कर लीजिए, फिर ये जांच तो मान लीजिए अगर बोलते हैं कि नार्को टेस्ट होगा तो आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे? हाँ, सब करा दो, हमें कौन सा डर है, किस बात का, कोई हमारे ये। हाँ ठीक है बेलाराम जी, मैं शुक्रिया करता हूं, आपका अपना पक्ष रखा। रामनारायण मीणा जी, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि सरकार अगर आरोप लगा रही है तो उनके पास सबूत है, तो उनके पास कानून भी है और कानून की धाराएं स्पष्ट है। अगर किसी ने आग भड़काई और उस तरह की तस्वीरें सामने आई तो उन्हें पकड़िए, जेल में डालिए, मुकदमा चलवाइए। जी देखिए, सरकार अपने लाइन पे चलती है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री रजिस्टर हुए हैं और फिर से तफ्तीश होगी। लेकिन ये बीमारी कहाँ पैदा हुई? बीमारी तब पैदा हुई जब बीजेपी सरकार ने एक एक्ट बनाया और आदिवासियों को लिमिट में कर दिया। उसके आधार पे जब ये अभी कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें आदिवासी की एक ही मांग थी कि हमें 36% में दीजिए। उससे फेल होने के पहले भी बाद में भी उनको दिया जाता था पुराने नहीं, इसका बीजेपी के नेताओं को केस ठोकने से क्या मतलब है? पूरी नहीं हो सकती जब तक एक जो बीजेपी ने बना। सर मैं कह रहा हूँ सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, लोगों को तकलीफें हुई, ठोकिए मुकदमा, डालिए जेल में। बिल्कुल, वो तो जो भी कार्रवाई होगी और उसको तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस बात को नहीं कहेंगे कि कानून हाथ में लिया, तो निश्चित तौर पे सभी लोग साथ हैं। लेकिन इतना ये जो आरोप लगा रहे कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के बीच में नहीं है, बीजेपी का झगड़ा है, ये आपस का झगड़ा है, क्योंकि बीजेपी के टाइम पे एक ठीक है रामनारायण जी, आगे भी आऊंगा आपके पास। मुनेश अरोड़ा जी, अब जितना मुझे समझ में आ रहा है, देखिए मैं कहना यह चाहता हूं कि आप जैसे बीजेपी और कांग्रेस में दोनों को सेपरेटली आपसे बात करूंगा। मुनेश जी, मैं सबसे पहले बीजेपी की बात कर रहा हूं। आप देखिए कितना डिफरेंस था कनकमल कटारा जी के लेटर में, आपके किरोड़ीलाल मीणा जी के लेटर में और आज मदन दिलावर जी की बातों में, काफी डिफरेंस था। और जो बेचैनी कांग्रेस ने भी दिखाई, कहीं ना कहीं ये सब कुछ इस बात पर जाकर टिक गया है कि उस इलाके में आदिवासी वोटों का गणित कहीं सरक न जाए। बिल्कुल सही है। आपको याद होगा कि अभी अपनी 1 महीने पहले जो लाइव हुआ था प्रोग्राम, उसमें भी मैं हाजिर था। ये सारी बातें उसमें आ चुकी हैं पहले से ही कि पंचायती राज के चुनाव है तो ये इनपुट्स इस तरह से हो सकते हैं, इस तरह के हालात बिगड़ सकते हैं। मगर एक चीज़ की और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जसवंत सिंह जी का अभी डेथ हुई है, वो जब मंत्री थे 2007-8 में, वो यहाँ आए थे तो उन्होंने एक इनपुट दिया था कि हमें नक्सली इनपुट्स यहाँ से मिल रहे हैं। उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि सेंट्रल को नक्सली इनपुट्स यहाँ से मिल रहे हैं। उसके बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, बार बार ये इनपुट्स यहाँ से गए हैं कि नक्सली इनपुट्स यहाँ से जा रहे हैं। मगर जो हालात आज पैदा हुए हैं, जिस तरह से हिंसा हुई, लोगों के घर जलाए गए, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो थी ये, क्योंकि 1 महीना पहले ही आपके चैनल पे जो लाइव हुआ था उसमें ये इंडिकेशन आया था कि आने वाले समय में वोटों की राजनीति और कुछ और गणित और एनजीओ को जो पैसा आ रहा है अनाप शनाप, उसको लेकर के यहाँ के हालात बिगड़ेंगे और बहुत ज्यादा है कि राजनीतिक रूप से भी लोग अपने तो मुनेश जी, मेरा वो सवाल बिल्कुल सही था ना कि पहले जब ये इनपुट्स इतने लंबे समय से मिल रहे हैं तो पहले बीजेपी उस पर बैठी रही और उसके बाद अब कांग्रेस बैठी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इनपुट्स तो है सरकार के पास। और आज मदन दिलावर जी ने जिस तरह से आरोप लगाए कि
सरकार के कर्मचारियों के हाथ बांध के रखे हुए थे, हिंसा के उनको पूरा आशंका थी, वो कंट्रोल कर सकते थे मगर उनके पास आदेश नहीं थे। पुलिस पिटती रही आदेश की कमी की वजह से। और जिस तरह से बीटीपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो टीएसपी के लिए मांग कर रही है, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि जो हाई कोर्ट है वो इस चीज को अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि आरक्षण की हर एक की एक सीमा है। सेंट्रल जब तक उसमें चेंज नहीं करेगा तो नीचे के लेवल पे चेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह की मांग करना और इस तरह से माहौल को तो किसी ने तो उस मांग को हवा दी है। तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, इसके कारण ये होगा कि कोई उद्योग नहीं आएगा जी, कोई उद्योग नहीं आएगा, लोग वहां पे जाने से डरेंगे और ये जनजातियों का नुकसान हो जाएगा इसमें। विकास के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वहां विकास। ठीक है मुनीश जी, आगे आता हूं मैं आपके पास, आगे आता हूं मैं आपके पास। एक बार फिर मदन दिलावर जी के पास मैं जाना चाहता हूं। मदन दिलावर जी, आपने सुबह जब ये कहा कि ये जो तमाम नाम हैं वो देश के प्रति विद्रोह करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। नक्सलिज्म स्टेट का भी मैटर है, सेंटर का भी मैटर है, और अगर सेंटर इनपुट्स दे रहा था तो पहले तो बीजेपी उस इनपुट्स पर खामोश क्यों रही? और दूसरी बात यह कि क्या सेंटर हस्तक्षेप करके नक्सलिज्म में काम नहीं कर सकती? आप प्रशासनिक अधिकारियों पे भी, आईएएस पर भी आरोप लगा रहे हैं, ये याद रखते हुए कहिएगा। नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ का आम आदिवासी शांति प्रिय है, ठीक है, और सारी घटनाओं से आम आदिवासी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नक्सलियों से सीख करके आ रहे हैं, जो नक्सलियों से ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं, जो ईसाई मशीनरी धर्मांतरण करा रही है और अवांछनीय गतिविधियों में यहाँ के मुस्लिम हैं, जब आपका समय था तब आपने क्या किया? आदिवासियों को भड़काया गया है। जब आपका समय था तब आपने क्या किया? ये इनपुट्स कोई आज के तो आ नहीं रहे। अगर ये इनपुट्स आ रहे हैं तो ये आज के नहीं आ रहे मदन जी। ये इस आदिवासी, ये आदिवासियों का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का आदिवासी, राजस्थान का आदिवासी हमेशा मुख्य धारा में रहा है, मिलजुल कर, और हम सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा इनकी जांच होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बात आपकी आ गई, वो बात आपकी आ गई, पर इस बात का जवाब नहीं आया कि अगर नक्सलिज्म के इतने इनपुट्स मिल रहे थे तो उस पर खामोश क्यों बैठा गया पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भी? मैं समझता हूं कि यदि पहले कोई चूक हो गई तो चूक लगातार चलती रहेगी, ऐसा तो नहीं चलना चाहिए ना। करेक्ट। यदि चूक हो गई तो इसका मतलब वो चूक जारी रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जारी रहना चाहिए। तो अब एक बात का और जवाब दे दीजिए, तो कहीं कहीं तो आप समझ में, मैं फिर कह रहा हूं, आपको याद होगा पिछली बार जब आप और मैं डिबेट में बैठे थे, मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी का स्टैंड क्या है। मैंने ये इसीलिए कहा था क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा अलग बात करते हैं, कनकमल कटारा जी अलग बात करते हैं, और अब आप अलग बात कर रहे हैं। किस संबंध में स्टैंड पूछ रहे हैं आप? मैं डूंगरपुर घटनाक्रम पर स्टैंड पूछ रहा हूं। नहीं, आप इस पे नौकरियों पे स्टैंड पूछ रहे हैं या जो कानून व्यवस्था बिगड़ी उस पर स्टैंड पूछ रहे हैं? मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर नक्सलिज्म के इनपुट्स थे तो बीजेपी का एक चेहरा वहां पर सड़क पर उतरने को क्यों तैयार था, दूसरा चेहरा दूसरे पक्ष की बात क्यों कर रहा था, और आप तीसरी बात क्यों कर रहे हैं? आज गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा आप आग लगा रहे हैं। मैं समझता हूं आग तो इन्होंने, कांग्रेस ने ऐसे अवांछनीय तत्वों को संरक्षण देकर के आग लगाए उस क्षेत्र में, क्योंकि बीटीपी के माननीय एमएलएज ने, कांग्रेस अस्थिर हो रही थी, कांग्रेस जब सरकार जा रही थी तब उनका सहयोग लेकर के जो जिस कार को अवांछनीय गतिविधियां करते थे उस क्षेत्र में उनका सहयोग लेकर के सरकार को बचाया। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको आगे भी 2-3 वोट की जरूरत है। इसलिए वोटों के चक्कर में, ठीक है। तो रामनारायण मीणा जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात समझाइए, क्या आपको समझ ही नहीं आया मामले से कैसे सुलझना है, और अगर इनपुट्स थे तो उसे नजरअंदाज क्यों किया? देखिए, सीधी बात है, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को बिल्कुल सही कहा। इस सारे मसले में लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है
उन्होंने अलग बात कही है। करोड़ीलाल मीणा बीजेपी का सांसद तो अलग बात कर रहा है, कनक अलग बात कर रहे हैं, नई टीम लेकर के हमारे मदन दिलावर चाहिए। ये सारी बीमारी पैदा हुई है जो बीजेपी ने जो एक्ट बनाया, उस एक्ट के टाइम पे जो गलतियां हुई है, और करोड़ीलाल मीणा को तो पॉलिटिशियन के नाते बोलना है, उसने अपनी तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ लंबाई अनदेखा कर दिया मामले को और इसीलिए इतना तूल पकड़ता चला गया? बिल्कुल, ये सारी बीमारियां जो पैदा हुई है वो एक्ट से हुई है जो बीजेपी ने हुई होगी। तो आपको समझ ही नहीं आया 17-18 दिन तक कि हम क्या करें? उसी से हाथ बन के 45% पे आज आदिवासी मांगना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, पहले ज्यादा जा रहे थे, वो ज्यादा नौकरी मिल रही थी। सर तो आपको 17-18 दिन समझ ही नहीं आया कि हम क्या बोले, हम क्या करें? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। जब से विधानसभा में मदन दिलावर जी के पहले से कुछ साफ करना चाहता हूँ, ये आदिवासियों के साथ अनजस्टिस हुआ, बीजेपी के टाइम पे हुआ। आज भी बीजेपी के लोग दस्तर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस बिल्कुल सही कर रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक घटना याद आ रही है। आपके विधानसभा चुनावों का जो प्रचार अभियान चालू हुआ था वो आप लोगों ने इसी टीएसपी क्षेत्र से किया था और हर हर महादेव के नारे के साथ किया था। खुद राहुल गांधी ने आकर ये नारा लगवाया था। मुनेश अरोड़ा जी, मेरे पास अंतिम कुछ पल है, मैं चाहता हूं आप इस पूरी डिबेट पर एक क्लोजिंग कमेंट दे दें। आपने सबको सुन लिया है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। मैं एक चीज बता दूं कि राजस्थान का ये जो आदिवासी क्षेत्र है ये बहुत पिछड़ा हुआ है। पहले ये विवाद में था मीना और मीणा के, उसकी वजह से यहाँ रिजर्वेशन का लाभ यहाँ के आदिवासियों को नहीं मिला था। MEENA और MENA की वजह से यहाँ के आदिवासियों को वो जो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल सका। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने ढंग से यहाँ पे गोटियां से किया। कांग्रेस के दीन बंधु वर्मा के टाइम का मुझे याद है। तो मुनीष जी, इसका मतलब जो आज जो कुछ भी डूंगरपुर में हुआ उसके पीछे एक बड़ी साजिश तो है, चाहे वो किसी भी धड़े की हो। वो तो राजनीतिक रूप से तो रोटियां सेकी जा रही हैं और आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, ये बात तो सही है। आज भी वो जंगल जमीन के लिए लड़ रहा है, उसके लिए जो और उसको जो बेसिक चीज चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है। और जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं वहां से रोजगार और कम हो जाएगा, लोग जाएंगे नहीं। और जिस तरह से हालात पैदा किए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, लोग डरेंगे वहां जाते हुए। और मुझे एक बात की खुशी है कि कोई भी हिट एंड रन की कोशिश में नहीं रहा। कांग्रेस के भी एक चेहरे ने आकर हमसे बातचीत की है, मदन दिलावर जी भी आज आरोप लगाकर कम से कम अपने आरोपों के से जुड़ी चीजों को लोगों के सामने रखने के लिए हमारे साथ जुड़े। मुझे बहुत बहुत खुशी है। मदन दिलावर जी, रामनारायण जी और मुनेश जी, मैं आप तीनों का धन्यवाद करता हूं मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक बड़ी साजिश की सूंघ तो मिल रही है, लेकिन क्या उस साजिश के मास्टरमाइंड तक टीमें पहुंच पाएंगी, ये सवाल रह जाता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आप भी जादू कर सकते हो। SR